नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, समास चल रहा है हमारा और ये पाणिनि बैच की 29 नंबर की क्लास है। प्यारे साथियों, समास में हमने अब केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय, कर्मधारय का भेद द्विगु, और उसके बाद में कल हमने 2 क्लासों में बहुब्रीहि समास कंप्लीट किया और आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों द्वंद्व समास पढ़ने वाले हैं, जो च के अर्थ में प्रयोग होता है। यानी द्वंद्व समास में च के अर्थ में प्रयोग होता है। तो प्यारे साथियों देखिए, द्वंद्व समास है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, जल्दी से आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाओ और वहां से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, प्राय उभय पद प्रधानो द्वंद्व है, यानी प्राय उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास है। यानी जहां उभय पद प्रधान, उभय पद का मतलब होता है कि दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद की प्रधानता हो, वहां क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। देखिए, प्राय उभय पद पर, प्राय उभय पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है, वह द्वंद्व समास होता है। यह समास का पंचम वेद है। प्यारे साथियों, जहां उभय पद प्रधान हो, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, दोनों पद के अनुसार विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह क्या होगा, द्वंद्व समास होता है। और यह समास का पंचम वेद है, यानी 5वां वेद है। मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के जो पंच वेद बताए थे, समास है पंचदह, केवल समास यानी केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और ये द्वंद्व समास। तो हम 5वां वेद पाठ देखें ना प्यारे साथियों। सूत्र है, द्वंद्व समास का सूत्र बताने जा रहा हूं। चार थे द्वंद्व, क्या है, चार थे द्वंद्व, चार थे द्वंद्व है, यानी द्वंद्व समास, द्वंद्व समास विधायक सूत्र है। यानी जो चार थे द्वंद्व है, ये क्या है कि द्वंद्व समास विधायक सूत्र है। क्योंकि द्वंद्व समास क्या होता है कि च के अर्थ में प्रयोग होता है। इसमें प्यारे साथियों बताया भी गया है कि जब दो या दो से अधिक संज्ञाएं च शब्द से जोड़ दी जाए तो वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। प्यारे साथियों, ध्यान में रखना कि चारते द्वंद्व क्या कहता है। चारते द्वंद्व जो द्वंद्व समास विधायक सूत्र है, वो कहता है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक संज्ञाएं च से जोड़ दी जाए तो वहां द्वंद्व समास होता है। देखिए, प्राय च शब्द के 4 अर्थ होते हैं। प्यारे साथियों, प्राय च शब्द के कितने अर्थ बताए गए हैं, 4 अर्थ बताए गए हैं। पहला समुच्चय, दूसरा अन्वाच्य और इतरेतर और समाहार। यानी जब दो कर्ता हो तो वहां दो कर्ताओं को मान लीजिए च से जोड़ा जाए, समुच्चय हो जाएगा। अन्वाच्य में क्या होता है प्यारे साथियों कि जब इस तरह क्या नाम है, अव्यय पद होता है, यानी जिसमें अव्यय पद हो। और यहां देख रहे हैं इतरेतर है प्यारे साथियों कि जब समस्त पद अन्य अर्थ को विदित करवाए, अन्य अर्थ का ज्ञान करवाए, तो वो होता है इतरेतर द्वंद्व समास। आगे समाहार, इसमें है प्यारे साथियों की दो यानी बहुत सारी संज्ञाओं को जहां समूह बताया जाए तो वहां होता है समाहार द्वंद्व। ठीक है, तो ये च के 4 अर्थ बताए गए। आपको तो सीधी सी बात याद में रखना है कि च के 4 अर्थ होते हैं। पहला समुच्चय, दूसरा अन्वाच्य और तीसरा इतरेतर और चौथा समाहार। फिर इसमें एक क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों कि प्राय च शब्द के 4 अर्थ में से कौन से द्वंद्व समास में होते हैं, द्वंद्व समास में प्रयोग में लिए जाते हैं। तो देखिए, एक तो इतरेतर लिया जाता है और एक समाहार अर्थ में प्रयोग लिया जाता है। इतरेतर का मतलब होता है कि जिसका समस्त पद अन्य अर्थ को विदित करवाए, अन्य अर्थ का ज्ञान करवाए, तो वो क्या होता है, इतरेतर हो जाता है। और समाहार का क्या हो जाता है कि बहुत सारी संज्ञाओं का जहां समूह होता है तो वो क्या हो जाता है, समाहार अर्थ में। तो द्वंद्व
च के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर और समाहार, जिसमें से द्वंद्व समास में 2 ही प्रयोग में लिए जाएंगे, एक तो इतरेतर और एक समाहार। देखिए प्यारे साथियों, आगे है द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद बताए गए? 3 होते हैं। देखिए 2 तो क्या है? इतरेतर जो यहां से लिया गया, और एक है समाहार, और दूसरा होगा एक शेष। इतरेतर, समाहार, एक शेष। एक शेष का मतलब होता है कि जब मान लीजिए बहुत सारे पद हो, 2 या 2 से अधिक पद हो, उनमें से एक पद शेष रहे, यानी समस्त पद में एक पद शेष रहता है, तो वो क्या होता है? एक शेष समास। जैसे माता च पिता, ये क्या होगा इसका? पितरो। क्या हो जाएगा? पितरो। तो वो होता है एक शेष द्वंद्व समास। इस प्रकार से आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आगे और पढ़ते हैं हम। अब देखना प्यारे साथियों, इसमें है कि इतरेतर द्वंद्व समास हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि द्वंद्व समास के 3 बने बैठ रखूं, एक तो इतरेतर और एक कौन सा? समाहार, और एक शेष द्वंद्व समास। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं, इतरेतर द्वंद्व समास है। इसका क्या होगा प्यारे साथियों? इसमें दोनों पद पृथक पृथक, पृथक पृथक का मतलब होता है कि अलग अलग अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि जो पूर्व पद और जो उत्तर पद होता है कि दोनों अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इस समास में सामासिक पद अर्थात समस्त पद अंतिम पद के अनुसार लिंग का प्रयोग होता है, तथा समस्त पद में जितने पद होते हैं। प्यारे साथियों, इस लाइन को समझना आप। ये कह रहे हैं कि इस समास में जो सामासिक पद होता है, जो समस्त पद होता है, वो क्या होता है? समस्त पद के अंतिम पद के अनुसार ही उसका लिंग निर्धारण होता है, और लिंग निर्धारित होगा। उसके बाद समस्त पद में जितने पद होंगे, 1, 2, 3, उनके अनुसार ही क्या होगा? उनके अनुसार ही उसमें वचन का प्रयोग किया जाता है। यानी उनमें जितनी संख्या के अनुसार ही क्या होगा? वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके सामासिक पद में देखिए, इसके सामासिक पद में जो विभक्ति होती है, कहने का मतलब है कि इसके सामासिक पद में जो विभक्ति होती है वो क्या होगी प्यारे साथियों? उसी के अनुसार विग्रह में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान में ये रखना प्यारे साथियों, यहां तो मेन पॉइंट क्या हुआ कि इसमें दोनों पदों में क्या होता है कि भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, और इस समास का जो सामासिक पद का जो अंतिम पद होता है उसके अनुसार ही उसका लिंग का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में क्या होगा प्यारे से? तथा समस्त पद में जितने पद होते हैं, अगर समस्त पद होता है उसमें जितने पद होंगे उसके अनुसार उनकी संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग किया जाता है। इसके सामासिक पद में जो विभक्ति होती है उसी के अनुसार विग्रह में विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, रामश्च लक्ष्मणश्च है, यानी राम और लक्ष्मण है। तो प्यारे साथियों, राम, एक तो राम है और एक लक्ष्मण है, इसका मतलब 2 है। तो क्या करना है? देखिए, राम लक्ष्मणों, क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मणों, यह है समस्त पद। ठीक है। आगे दे रखा है सीता च रामश्च, सीता च रामश्च। तो देखिए, सीता और राम 2 ही है, तो क्या होगा? सीता को सीता ही लिख देंगे हम, और रामश्च तो इसको क्या हो जाएगा? रामो हो गया। आगे क्या होगा? रामश्च सीता च, रामश्च सीता च। तो देखिए, यहां भी राम और यहां सीता, तो 2 ही हैं,
तो पहले तो क्या हो जाएगा राम, अब सीते की क्या हो जाएगी द्वितीय विभूति क्या होगी सीते। मैंने आपको कहा था ना कि इसके पद के अनुसार ही इसमें क्या होगा इसके वचन का प्रयोग किया जाएगा, यानी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और उसी के अनुसार लिंग का प्रयोग होता है। माता च पिता च क्या होगा माता और पिता, तो क्या होगा इसका समस्त पद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों माता पितरो, क्या बनेगा माता पितरो। आगे क्या दे रखा है प्यारे साथियों हरिश्च हरश्च, हरिश्च हरश्च, तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा इसमें इसका समस्त पद हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हरि हरो, यानी अंतिम पद के अनुसार इनके वचन का क्या किया जाता है वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फलम च पत्रम च फलम च, यानी पत्र और फल। तो देखिए पत्रम यानी पत्ता भी होता है, तो देखिए क्या होगा अब दोनों नपुंसकलिंग है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो सामासिक पद बनेगा प्यारे साथियों वो बनेगा पत्र फले, इस तरीके से होगा ये वाला, ठीक है। देखना प्यारे साथियों आज हमने द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास पढ़ा और द्वंद्व समास का सामान्य परिचय हमने कंप्लीट किया कि द्वंद्व समास विधायक सूत्र कौन सा है और च के अर्थ में यानी द्वंद्व समास के कितने च के अर्थ में कितने भेद होते हैं, द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है, ठीक है। प्यारे साथियों मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।